हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो दोस्तों, हम आ गए अपनी जीएसटी की लेक्चर्स को कंटिन्यू करते हैं या जीएसटी की डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। और हम हैं चैप्टर नंबर 3 पे, चार्ज ऑफ जीएसटी। चार्ज ऑफ जीएसटी इस चैप्टर का नाम है, मॉड्यूल 1 है आपका। और हम इसको पहले क्विक रिवीजन कर लेते हैं जो मॉड्यूल के लास्ट में लेट अस रिकैपिचुलेट का जो पार्ट है। 69 नंबर का पेज है, पेज नंबर 69 पे। अब इसमें हमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट ऑफ सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी एक्ट, आईजीएसटी एक्ट। एक बात बताइए, अगर हम विद इन स्टेट काम करते हैं, मतलब एक ही राज्य में, अगर दिल्ली में रजिस्टर्ड है और दिल्ली में ही अगर हम सप्लाई करते हैं तो इसे कहते हैं इंट्रा स्टेट सप्लाई। और अगर हम दिल्ली से अगर उत्तर प्रदेश में करते हैं, दिल्ली से हरियाणा में करते हैं, तो हम इसे बोलेंगे इंटर स्टेट सप्लाई। ठीक है, तो इन्होंने यही बताने की कोशिश की है कि अगर आप विद इन स्टेट्स करते हो, इंट्रा स्टेट करते हो, तो उस पर सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। और अगर इंटर स्टेट करते हो, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में करते हो, तो आईजीएसटी लगेगा। अगर आप दो यूनियन टेरिटरी में एक ही यूनियन टेरिटरी में अगर काम करते हो, जैसे कि पुडुचेरी है और भी अदर है जो केंद्र शासित प्रदेश में आते हैं, तो आप उसी के अंदर काम करते हो एक ही यूनियन टेरिटरी में, तो उसमें भी सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा। मतलब वो यूनियन टेरिटरी जिसमें लेजिस्लेचर भी है, जैसे कि दिल्ली भी यूनियन टेरिटरी आता है लेकिन उसमें अपना विधानसभा भी है, तो वहाँ पे सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा। लेकिन वो यूनियन टेरिटरी, वो केंद्र शासित प्रदेश जिसमें विधानसभा नहीं है, आई थिंक अभी लद्दाख में नहीं है, पुडुचेरी में नहीं है, तो वहाँ पे सीजीएसटी और यूटीजीएसटी लगेगा, यूनियन टेरिटरी जीएसटी। ठीक है, अब आप अगर एक यूनियन टेरिटरी से दूसरे यूनियन टेरिटरी में करो या फिर एक यूनियन टेरिटरी से दूसरे स्टेट में करो, तो उसमें आईजीएसटी लगेगा। तो यही इन्होंने समझाने की कोशिश की है। नाउ सेकंड पॉइंट, लेवी एंड कलेक्शन ऑफ सीजीएसटी और आईजीएसटी। अब देखो, सीजीएसटी कब लगता है? इंट्रा स्टेट पे लगता है। आईजीएसटी कब लगता है? इंटर स्टेट पे लगता है। कौन कलेक्ट करेगा और कौन पेड करेगा सरकार को? जो टैक्सेबल पर्सन है। और टैक्सेबल पर्सन वो जो सप्लाई कर रहा है, उसे हम टैक्सेबल पर्सन बोलते हैं। अब वही बंदा पैसे कलेक्ट करता है हमारे से, आपसे। जब कुछ सामान लेने जाते हैं, हम थोड़ी ना सरकार को जा रहे हैं जीएसटी जमा करने, लेकिन जीएसटी दे तो हम ही रहे हैं, वो दुकानदार नहीं दे रहा है सरकार को अपनी जेब से। दुकानदार तो बस एक एजेंट का काम कर रहा है, गवर्नमेंट के एजेंट का काम कर रहा है। अगर गवर्नमेंट हमारे पास आ जाए कि भैया तुम जो ये कुरकुरे चिप्स ले रहे हो उसमें जीएसटी भी है, तो जीएसटी हमें दे दो, हमें जमा करो, तो अब ये हम लोग जाएंगे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने और हम इतना ध्यान रखते रहेंगे हर महीने मैंने क्या क्या खरीदा, उस पर कितना जीएसटी लगता है, फिर मैं जीएसटी दे दूंगा सरकार को? नहीं। तो सरकार ने एक कलेक्शन मैकेनिज्म बनाया कि भाई टैक्स कलेक्ट कैसे करें। उन्होंने बोला भाई ठीक है, जिसको बिजनेस करना है, जिसको धंधा करना है, भैया तू अपना रजिस्ट्रेशन ले जीएसटी में, और तू जितने भी बंदों को बेच रहा है, चाहे सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहा है, सप्लाई ऑफ सर्विस कर रहा है, तू लोगों से पैसा ले, मेरे भी अपने हिस्से का भी पैसा ले ले, सामान का पैसा भी ले ले, और टैक्स का भी, मेरे हिस्से का भी पैसा ले, सरकार कह रही है। तो टैक्स भी कलेक्ट कर लेता है वो। और वो टैक्स कहता है, जैसे टैक्स कलेक्ट कर लेता है तो सरकार कहती है भैया मेरे हिस्से का पैसा मुझे दे दे, तो वो सरकार को डिपॉजिट कर देता है टैक्स। टैक्सेबल पर्सन उसी को कहा जाता है। ठीक है, तो अब हम जैसे लोग होते तो हम तो कुछ भी ना दें, तो सप्लाई आउटसाइड परव्यू ऑफ जीएसटी। अब देखो, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन है, मतलब दारू शराब की जो चीज़ें हैं उस पे नहीं है, मतलब वो अल्कोहलिक लिकर जो ह्यूमन कंजम्पशन, जो आदमी कंज्यूम करता है, उस पे जीएसटी के बाहर है, ये उस पे जीएसटी नहीं है। वैल्यू फॉर लेवी, अब लेवी किस पे करें, मतलब किस वैल्यू पे टैक्स कैलकुलेट होगा, तो जो वैल्यू निकालना हम सीखते हैं वैल्यूएशन वाले चैप्टर में, सेक्शन 15 में, उसको बोलते हैं ट्रांजैक्शन वैल्यू। ट्रांजैक्शन वैल्यू पे टैक्स लगाया जाता है। नाउ रेट एज नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट। मिनिमम मैक्सिमम रेट ऑफ सीजीएसटी, सीजीएसटी का मैक्सिमम रेट कितना हो सकता है? 20%। अगर सीजीएसटी 20% लग रहा है, इसका मतलब एसजीएसटी भी 20% लगेगा। और अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो होता है 40%। मतलब आईजीएसटी ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है? 40%, क्योंकि सीजीएसटी और एसजीएसटी दो 50-50% बंट जाते हैं, आधे आधे बंट जाते हैं। तो अगर इन्होंने लिखा है सीजीएसटी मैक्सिमम 20% हो सकता है, इसका मतलब एसजीएसटी भी 20% होगा।
तो अगर हम देखें इन दोनों को जोड़ दें तो 40% होता है। तो आईजीएसटी का मैक्सिमम रेट, ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट आईजीएसटी, या फिर हम ये कह सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट जीएसटी कितना लगा सकती है? 40%। 40% से ज़्यादा जीएसटी नहीं लगा सकते। और यही एक कारण है कि जो अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन है, जो दारू है, उस पर टैक्स बहुत ज़्यादा लगता है। हो सकता है उस पर टैक्स 60%, 70% लग रहा हो, एक्साइज ड्यूटी, पता नहीं क्या क्या स्टेट अपना टैक्स लगा रहा हो। तो अगर उसको जीएसटी के दायरे में ला देंगे तो मैक्सिमम 40% से तो ज़्यादा टैक्स लगा ही नहीं सकते, है ना। तो फिर तो वहाँ पे रेवेन्यू का नुकसान हो जाएगा, क्योंकि जो दारू एक ऐसी चीज़ है, इंसान खुशी में भी पीता है और गम में भी पीता है। लेकिन हम लोग बिल्कुल अच्छे इंसान हैं, अच्छे बच्चे की तरह हमें बन के रहना है। हम लोग नशा नहीं करेंगे, ऐसी कसम खा लो कि हम लोग अपने पेरेंट्स की हर बात मानेंगे, हम लोग अपने भाई बहनों के साथ रहेंगे और हम लोग नशा नहीं करेंगे। तो बेसिक कुछ प्रिंसिपल्स होने चाहिए लाइफ के, तभी आपका कैरेक्टर बिल्ड होता है, तभी आपकी इमेज बनती है, तभी आप कॉन्फिडेंस के साथ लाइफ में आगे बढ़ते हो। फिर फर्क नहीं पड़ता पास और फेल से, क्योंकि रियल लाइफ में तो हम जीत रहे होते हैं, अपने पेरेंट्स का दिल जीत रहे होते हैं, अपने भाई बहनों के साथ उनका साथ दे रहे होते हैं और अपनी स्टडी कर रहे होते हैं, है ना। तो चलो फिर से ज्ञानबाजी हो गई। वैसे ये वो चीज़ें हैं जो मैं फॉलो करता हूँ, तो कोशिश यही करता हूँ कि मेरे छोटे भाई बहनें या फिर जो दोस्त लोग हैं जो ये वीडियोस देख रहे हैं, लेक्चर देख रहे हैं, तो उनको भी कोशिश करनी चाहिए कुछ ऐसा करने की। नाउ सप्लाईज ऑन विच टैक्स वुड बी लेविड विद इफेक्ट फ्रॉम अ नोटिफाइड डेट। कुछ ऐसे आइटम्स हैं, कुछ ऐसे लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स हैं जिस पे जो जीएसटी वो बाद में आएगा, फ्यूचर की डेट में आएगा, जैसे कि पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट जिसको हम पेट्रोल बोलते हैं, नेचुरल गैस और एविएशन टरबाइन फ्यूल। एविएशन टरबाइन फ्यूल जो एरोप्लेन में, हवाई जहाज में इस्तेमाल होता है। टैक्स पेबल अंडर रिवर्स चार्ज। ये रिवर्स चार्ज क्या होता है और फॉरवर्ड चार्ज क्या होता है? फॉरवर्ड चार्ज मतलब ये कि दुकानदार ने आपसे कलेक्ट किया और सरकार को दे दिया जीएसटी, ये है फॉरवर्ड चार्ज। लेकिन जहां पे जो हमारे जैसे लोग ही खुद ही अपनी जेब से सरकार को डायरेक्टली जमा कर देते हैं जीएसटी, तो ऐसे सोचो, ऐसे केसेस बहुत कम होंगे जहां पे हम दुकानदार को पैसे ना दे के जीएसटी का कहते भैया हम खुद ही दे देंगे सरकार को। तो सरकार ने रिवर्स चार्ज, इसको बोलते हैं रिवर्स चार्ज, जिसमें जो रिसिपिएंट है, मतलब हम रिसिपिएंट है, आप रिसिपिएंट हो किसी गुड्स और सर्विस का, और सरकार आपको ही बोल रही भैया तुम ही दे दो मुझे जीएसटी। वो ऐसे केस में जब जो सप्लायर है वहां पे सरकार को डाउट हो रहा हो कि ये जो सप्लायर है, जो दुकानदार है, जो सर्विस प्रोवाइडर है, क्या पता यही हमें जीएसटी ना दे, तो ऐसे कुछ केसेस हैं। तो वहां पे इन्होंने, सरकार ने बोला भाई नहीं नहीं, रिसिपिएंट को बोल दिया तुम डायरेक्टली दे दो मुझे जीएसटी। तो ऐसे केस को बोलते हैं रिवर्स चार्ज, ठीक है। ज्यादातर केसेस फॉरवर्ड चार्ज के होते हैं, हम जाते हैं कुछ खरीदते हैं, उसको जीएसटी देते हैं, वो सरकार को जीएसटी देता है, ये फॉरवर्ड चार्ज है। रिवर्स चार्ज में कि हमने कुछ लिया, हमने कुछ सर्विस ली, लेकिन हम उसको जीएसटी का हिस्सा नहीं दे रहे, हम कह रहे भैया जीएसटी हम डायरेक्टली सरकार को जमा कराएंगे। वो लिस्ट ऑफ आइटम्स हैं या लिस्ट ऑफ सर्विसेज हैं जहाँ पे ऐसा है रिवर्स चार्ज, तो हम देख लेंगे। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। नाउ टैक्स पेबल बाय द इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर वो होते हैं जो एक तरीके से ऊबर है, ओला है, स्विगी है, जोमेटो है, अमेजन है, ये सब प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं ना। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के बारे में भी कि वो लोग कैसे गवर्नमेंट नोटिफाई करती है इनके लिए स्पेशल कैटेगरी ऑफ सर्विस के लिए कि इनको टैक्स देना है। अब चलते हैं कंपोजिशन स्कीम और कंपोजिशन लेवी। कंपोजिशन लेवी आया है उन छोटे छोटे सप्लायर्स या छोटे बिजनेसेस के लिए जिनको जीएसटी का एक्स्ट्रा बर्डन ना मिले। मतलब बर्डन तो क्या, बर्डन तो अल्टीमेटली कंजम्पशन है या रिसिपिएंट के ऊपर आता है जो गुड्स को या सर्विस को कंज्यूम कर रहा है। लेकिन बिजनेस ओनर्स का, अगर मान लो कि कोई बिजनेस ओनर है वो 100 रुपये की कोई सर्विस दे रहा है, उसके ऊपर 18% जीएसटी लगा तो 118 हो गया। अल्टीमेटली हम फिर देने में सोचते भाई 118 क्यों देंगे यार, तो उनका बिजनेस थोड़ा सा डाउन हो जाता है। तो इन्होंने, सरकार ने बोला ठीक है एक काम करते हैं, छोटे मोटे बिजनेसेस ओनर को बोला कि तुम ना कंपोजिशन लेवी ले लो, तुम टैक्स का रेट कम लगा लेना ताकि तुम्हारा बिजनेस चले। लेकिन वो उनके लिए कुछ कंडीशंस हैं, किस बिजनेसमैन को कंपोजिशन लेवी मिलेगी, कंपोजिशन लेवी होने के बाद क्या होगा। तो देखो, कंपोजिशन लेवी an option for specified categories of small taxpayers to pay GST at a very low rate on the basis of turnover। मतलब अब ऑप्शन है कि आप जीएसटी पे करो
बहुत ही कम रेट से टर्नओवर के हिसाब से, वो टर्नओवर डिसाइड कर लेंगे, टर्नओवर से डिसाइड किया कि आप स्मॉल टैक्स पेयर हो। एडवांटेज क्या है कंपोजिशन लेवी का? लो रेट्स ऑफ टैक्स, टैक्स का रेट कम होता है। हैसल फ्री सिंपल प्रोसीजर फॉर सच टैक्स पेयर, मतलब कि इनको जो टैक्स पे करने के लिए जो तरीका है वो बहुत ही सिंपल बना रखा है। सिंपल कैलकुलेशन ऑफ टैक्स बेस्ड ऑन टर्नओवर, टर्नओवर पे सिंपल कैलकुलेशन कर दो टैक्स की, कहानी खत्म। अब वेरी सिंपल एनुअल रिटर्न, सिंपल एनुअल रिटर्न भर दो। तो इनके ये कुछ फायदे हैं। कंपोजिशन लेवी प्रोवाइड अंडर सेक्शन 10(1) एंड 10(2). 10(1) 10(2) में जो कंपोजिशन लेवी बताया गया है वो है कंपोजिशन लेवी फॉर गुड्स, और 10(2)A में बता रखा है कंपोजिशन लेवी फॉर सर्विसेज, कि गुड्स, अगर गुड्स में कोई डील कर रहा है उनके लिए कंपोजिशन स्कीम क्या होगी, और कोई बंदा सर्विस में डील कर रहा है उनके लिए कंपोजिशन स्कीम क्या होगी ना। प्रोसीजर फॉर ऑप्टिंग फॉर द स्कीम, अब इस स्कीम को अगर ऑप्ट करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? देखो, कैटेगरी ऑफ पर्सन, कौन कौन से लोग कंपोजिशन लेवी ऑप्ट कर सकते हैं। पहला तो जो बंदा कोई नया रजिस्ट्रेशन ले रहा है जीएसटी में, वो शुरू से ही बोल देगा मैं कंपोजिशन लेवी में जाना चाहता हूँ। दूसरा, रजिस्टर्ड पर्सन जो कि ऑप्ट करेगा कंपोजिशन लेवी, पहले तो नहीं था वो कंपोजिशन लेवी में, अब आना चाहता है। वो क्यों आना चाहता है, कैसे आना चाहता है, वो हम बाद में देखेंगे। नाउ हाउ टू एक्सरसाइज ऑप्शन, कैसे करें? अगर नया रजिस्ट्रेशन ले रहा है बंदा तो शुरू में इंटीमेशन दे देगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म के साथ ही कि मैं कंपोजिशन लेवी ऑप्ट करना चाहता हूँ। तो ऐसे केस में इफेक्टिव डेट कौन सी होगी जहां से माना जाएगा ये कंपोजिशन लेवी में? जिस दिन उसको रजिस्ट्रेशन मिल गया है उसी दिन से मान लेंगे ये कंपोजिशन लेवी में है। अब रजिस्टर्ड पर्सन जो कि पहले नॉर्मल था अब कंपोजिशन लेवी लेफ्ट ऑप्ट करना चाहता है, तो वो पहले इंटीमेशन देगा, उसके लिए एक फॉर्म है, उस फॉर्म में इंटीमेशन दे देगा सरकार को या जीएसटी डिपार्टमेंट को। फिर उसके बाद वो कंपोजिशन लेवी बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत से आ जाएगा कंपोजिशन लेवी में। अब देखते हैं किस किस टर्नओवर वालों के लिए कंपोजिशन लेवी है। नाउ टर्नओवर लिमिट फॉर कंपोजिशन लेवी, कंपोजिशन लेवी के लिए जो टर्नओवर लिमिट है वो हम पिछले फाइनेंशियल ईयर में चेक करेंगे। अगर पिछले फाइनेंशियल ईयर में इसका टर्नओवर इतना है तो वो इस साल कंपोजिशन लेवी ले सकता है। अब देखें फॉर स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, कुछ स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं, लेकिन असम, हिमाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं, उनमें से ये ज़्यादातर नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, उनमें आप असम को, हिमाचल प्रदेश को और JNK को छोड़ दो। तो उनके लिए बोले 75 लाख की लिमिट है भैया, लास्ट फाइनेंशियल ईयर में तुम्हारी 75 लाख तक की टर्नओवर है तो तुम इस साल कंपोजिशन लेवी ले सकते हो। और अदर स्टेट्स के लिए, रिमेनिंग स्टेट्स के लिए 1.5 करोड़ है। 1.5 करोड़ तक अगर तुम्हारा टर्नओवर है पिछले साल में, पिछले फाइनेंशियल में, तो इस साल तुम जीएसटी वो कंपोजिशन लेवी ले सकते हो। नाउ टर्नओवर लिमिट इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर टू ऑप्ट फॉर कंपोजिशन लेवी ऑफ सर्विसेज, लेवी फॉर सर्विस, अगर सर्विस प्रोवाइडर हो आप तो पिछले साल का टर्नओवर आपका 50 लाख तक है, 50 लाख तक है तो आप ले सकते हो कंपोजिशन लेवी। अब देखते हैं रेट ऑफ टैक्स। अभी इसमें हम स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स भी देख लेंगे क्या कौन कौन से हैं। रेट ऑफ टैक्स कंपोजिशन स्कीम, अगर हम गुड्स की बात करें तो गुड्स के अगर कंपोजिशन स्कीम है तो मैन्युफैक्चरर है कोई तो वो 1% रेट से जीएसटी दे देगा, टर्नओवर का 1%। अब देखो कितना कम हो गया ना, अगर टर्नओवर का 1% की बात हो रही है इसका मतलब आधा % CGST का, आधा % SGST का, दोनों को मिला के 1% हो जाता है। नाउ रेस्टोरेंट सर्विस में हो आप, अगर आप रेस्टोरेंट सर्विस में हो तो आप 5% के रेट से दोगे जीएसटी, 2.5% CGST, 2.5% SGST ऑफ टर्नओवर, और अदर के केस में 1% है। अगर हम सर्विसेज की बात करें तो 6% का रेट है, 3% CGST और 3% SGST ऑफ टर्नओवर। अब देखते हैं कंडीशन एंड रिस्ट्रिक्शंस फॉर कंपोजिशन लेवी। कंपोजिशन लेवी कौन ले सकता है, कौन नहीं ले सकता है, कौन नहीं ले सकता है। पर्सन ऑप्टिंग फॉर कंपोजिशन स्कीम इज नाइदर ए कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, वो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन नहीं होगा, नॉर अ नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, ना ही वो नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन रहेगा। शैल पे टैक्स अंडर सेक्शन 9394 ऑन इनवर्ड सप्लाई, और वो टैक्स देगा इनवर्ड सप्लाई पे, उसको इनवर्ड सप्लाई पे टैक्स देना पड़ेगा। नाउ इज नॉट एंगेज इन द मैन्युफैक्चर नोटिफाइड गुड्स, और कुछ नोटिफाइड गुड्स हैं वो नहीं बना रहा हो, उसमें कुछ आई थिंक सिगरेट की मैन्युफैक्चरिंग है कुछ ऐसे करके है, वो नोटिफाइड गुड्स है वो ना बना रहा हो, अगर वो पान पराग पान मसाला टाइप से है, अगर वो सब चीज़ बना रहे हो तो आप कंपोजिशन लेवी नहीं ले सकते। शैल मेंशन द वर्ड्स कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन, वो अपने बिजनेस प्लेस पे या फिर बिल ऑफ सप्लाई पे लिखेगा कंपोजिशन टैक्सेबल सप्लाई।
नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स ऑन सप्लाई, वो एलिजिबल नहीं है टैक्स कलेक्ट करने के लिए, टू कलेक्ट टैक्स ऑन सप्लाई, ठीक है। शैल मेंशन द वर्ड्स कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन एट प्रोमिनेंट प्लेस एट बिजनेस, प्लेस ऑफ बिजनेस, जो उसका जहाँ पे वो बिजनेस करेगा वहाँ पे वो मेंशन भी करेगा कि भाई ये मेरा कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन है, ठीक है। अब वो गुड्स नोटिफाइड में देखो उन्होंने बताया ना, ये आइसक्रीम, पान मसाला, टोबैको, ये सब है, वो कंपोजिशन लेवी नहीं ले सकते हैं। हु आर नॉट एलिजिबल टू ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम, कौन है जो कंपोजिशन स्कीम, एक से who are not eligible to opt for composition scheme, कौन कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट नहीं कर सकता है। देखो, रजिस्टर्ड पर्सन हु इज नॉट एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम ऑफ गुड्स और रजिस्टर्ड पर्सन हु इज नॉट एलिजिबल फॉर कंपोजिशन इन स्कीम ऑफ सर्विसेज। गुड्स के केस में कौन कौन नहीं ऑप्ट कर सकता है और सर्विसेज अगर प्रोवाइडर है तो कौन कौन ऑप्ट नहीं कर सकता है, देखते हैं। नाउ सप्लायर एंगेज्ड इन मेकिंग एनी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज विच आर नॉट लेविएबल टू टैक्स, कोई सप्लायर ऐसे गुड्स और सर्विसेज की वो कर रहा है या सप्लाई कर रहा है जिस पे टैक्स ही नहीं लगता, मतलब नॉन टैक्सेबल सप्लाईज है, तो उस पर कंपोजिशन स्कीम की बात नहीं आएगी। सप्लायर एंगेज इन मेकिंग एनी इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई, अगर एक राज्य से दूसरे राज्य में अगर ट्रांजेक्शन कर रहे हो, सप्लाई कर रहे हो, तो फिर आप कंपोजिशन लेवी नहीं ले सकते। पर्सन सप्लाइंग एनी गुड्स और सर्विसेज थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर हु इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अगर काम कर रहे हो, जैसे कि अमेजन, स्विगी, जोमेटो, इन सब के थ्रू काम कर रहे हो, तो आप कंपोजिशन लेवी ऑप्ट नहीं कर सकते। मैन्युफैक्चरर ऑफ आइसक्रीम, पान मसाला, टोबैको, एरेटेड वाटर, फ्लाई, ये जो फ्लाई एश ब्रिक्स, फ्लाई एश एग्रीगेट, फ्लाई एश ब्लॉक्स, ब्रिक्स ऑफ फॉसिल मेल्स और सिमिलर सिलिसियस अर्थ बिल्डिंग ब्रिक्स, अगर आप ये सब प्रोडक्ट बना रहे हो तो आप कंपोजिशन लेवी ऑप्ट नहीं कर सकते। सप्लायर हु इज एदर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और अ नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, जो सप्लायर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है या फिर नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है, वो भी कंपोजिशन लेवी ऑप्ट नहीं कर सकते हैं। सप्लायर ऑफ सर्विसेज सेव एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 10(1), और जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जो कि 10(1) में है, वो भी ऑप्ट नहीं कर सकते। लेकिन अब हम चलते हैं सर्विसेज के केस में। सर्विस प्रोवाइडर कौन से ऑप्ट नहीं करते, तो सेम है, अगर कोई नॉन टैक्सेबल सर्विसेज दे रहे हो या नॉन टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विसेज कर रहे हो तो आप ऑप्ट नहीं कर सकते। अगर आप इंटर स्टेट सर्विसेज दे रहे हो तो भी ऑप्ट नहीं कर सकते। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सर्विस दे रहे हो तो ऑप्ट नहीं कर सकते। नोटिफाइड गुड्स और नोटिफाइड सर्विसेज दे रहे हो तो ऑप्ट नहीं कर सकते। और सप्लायर या तो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन हो तो आप कंपोजिशन लेवी ऑप्ट नहीं कर सकते। नाउ अदर पॉइंट्स, बिल ऑफ सप्लाई शैल बी इशूड इंस्टीड ऑफ टैक्स इनवॉइस, आप टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकते, आपको बिल ऑफ सप्लाई इशू करना होगा कंपोजिशन लेवी अगर आप सप्लायर हो तो। टैक्स शैल नॉट बी कलेक्टेड फ्रॉम रिसिपिएंट ऑफ सप्लाई, आप अपने सप्लायर से टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते हो। कंपोजिशन लेवी वाले बंदे अपने, जैसे हम जाएंगे उससे खरीदने सामान तो वो हमसे टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता, उसको अपनी जेब से टैक्स देना पड़ता है। इनपुट टैक्स क्रेडिट शैल नॉट बी अवेल, और उनको इनपुट टैक्स क्रेडिट भी नहीं मिलता है जो वो टैक्स पे करेंगे उसका। कंपोजिशन स्कीम नॉट एप्लीकेबल फॉर टैक्स पेबल अंडर आरसीएम, आरसीएम के केस में अगर कोई टैक्स लायबिलिटी हमें पे करना है तो उसमें कंपोजिशन स्कीम नहीं लागू होता है। कंपोजिशन स्कीम ऑफ अवेल शैल इंक्लूड ऑल रजिस्टर्ड पर्सन हैविंग सेम पैन, कंपोजिशन स्कीम में सारे एक पैन पे जितने भी रजिस्ट्रेशन होंगे सबको कंसोलिडेट किया जाएगा, कंसिडर किया जाए। पेनाल्टी शैल बी इम्पोज्ड इन केस ऑफ इरेगुलर अवेलमेंट ऑफ द कंपोजिशन स्कीम, अगर आप कंपोजिशन स्कीम इरेगुलर तरीके से ले रहे हो, गलत तरीके से ले रहे हो तो आपके ऊपर पेनाल्टी भी आएगी। तो इस तरीके से हमने क्विक रिवीजन कर लिया। एक स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स की जो पॉइंट है वो रह गया, वो हम कवर कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने इस चैप्टर को समझने की कोशिश की है। अब इसके एग्जाम्पल्स होंगे, इलस्ट्रेशंस होंगे, वो भी कवर कर लेंगे और टेक्सचुअल नॉलेज के क्वेश्चंस भी कवर कर लेंगे, तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और डिस्कस करेंगे इसके इलस्ट्रेशंस और टेक्सचुअल नॉलेज के क्वेश्चंस, तो हमारे जो भी थोड़े बहुत पॉइंट मिसिंग है वो कवर हो जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।